हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे पहले 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और आशा करते हैं कि आगे भी हमारा चैनल हमारे काम की वजह से और आपके प्यार की वजह से इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 5 की बात करेंगे। हम रेशियो एनालिसिस की सीरीज में पूरे रेशियो एनालिसिस को, जो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस होती है, उसको 5 पार्ट्स में 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। और आज उसी सीरीज में हम लास्ट वीडियो में हमने सॉल्वेंसी रेशियोज देखे थे। सॉल्वेंसी रेशियो के 4 पार्ट्स को हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, फर्स्ट वीडियो में देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सॉल्वेंसी रेशियोज का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जो सॉल्वेंसी रेशियोज के 4 और रेशियोज के बारे में बात करेगा। तो रेशियो एनालिसिस के पूरे सीरीज में ये फिफ्थ वीडियो है। और इसको ख़त्म करके फिर हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच पे देखेंगे कि प्रैक्टिकली बैलेंस शीट्स जो है, एक्चुअल बैलेंस शीट्स होती हैं, उसमें कैसे हम अपनी इस सीखी हुई टेक्निक को इस्तेमाल करके एक अच्छी फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सॉल्वेंसी रेशियोज़ की मीनिंग आपको बताई थी, और सॉल्वेंसी रेशियोज़ के पहले पार्ट में हमने 4 रेशियोज़ को देखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए। और मेरी तो आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप रेशियो एनालिसिस के सारे वीडियोज़ को देखें, तभी आप एक अच्छी एनालिसिस स्किल सीख पाएंगे। तो रेशियो एनालिसिस के आज के वीडियो में हम जो 4 और रेशियोज़ को देखेंगे और उससे उनसे भी पता करेंगे कि कैसे आप किसी भी कंपनी के सॉल्वेंसी पोजीशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। जो पहले 4 रेशियोज़ थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेशियोज़ थे, वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले रेशियोज़ थे। आज के वीडियो में जो रेशियोज़ पे हम बात करेंगे वो कुछ एडिशनल रेशियोज़ हैं, जो आपके सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज का पहला रेशियो है दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। Fixed assets ratio is a ratio between the capital employed and next fixed assets. इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी कंपनी में कैपिटल कितना लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। When I say net, it means fixed assets minus depreciation. दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको इक्विटी के बारे में बताया था कि इक्विटी का मतलब रेशियो एनालिसिस में क्या होता है। दोस्तों, इक्विटी के अलावा एक और चीज़ जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन इनमें हल्का सा अंतर है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है नॉट ओनली इक्विटी बट ऑल्सो दोज बोरोइंग्स एंड डेब्ट्स जो हमने कंपनी में एज अ कैपिटल इनफ्लो लेके आए हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी अपने अपने उसके जो प्रमोटर्स होंगे, कुछ उन्होंने पैसा लगाया होगा, कुछ आप पब्लिक से पैसा उठाएंगे इक्विटी शेयर्स के थ्रू, जो आपकी लिस्टिंग हो जाती है, और कुछ आप बोरो करते हैं, कुछ आप लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, जिसके बाद आप अपनी कंपनी की ग्रोथ करते हैं। कभी कभी सिर्फ इतना, आपके प्रमोटर का पैसा और आपके पब्लिक लिस्टिंग के थ्रू आया हुआ पैसा, इतना ही पैसा आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। आपको बैंक वगैरह से, फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह से लोन भी लेना पड़ता है, अपने डेब्ट्स रेज करने पड़ते हैं, ताकि आप अपने कंपनी की डेवलपमेंट, अपने कंपनी की ग्रोथ को कर सकें। तो जब हम बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी का मतलब सिर्फ इतना होता है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इतना पूरा होता है। That means all those debts and borrowings are also included in capital employed that the company has raised for its capital expenditure and its growth purpose.
तो जो भी कंपनी ने बोरोविंग्स लेके रखी हुई हैं और ऐसी बोरोविंग्स जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लेते हैं, अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म की बोरोविंग्स होती हैं, वो शॉर्ट टर्म की बोरोविंग्स नहीं होती हैं। शॉर्ट टर्म की बोरोविंग्स वर्किंग कैपिटल में काम आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में काम नहीं आता है। तो लॉन्ग टर्म की बोरोविंग्स होती हैं वो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ऑल्सो, इन सब को इंक्लूड करते हैं। और इस तरह के अलावा आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि आप टोटल एसेट्स में से, क्योंकि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, तो आप टोटल एसेट्स में से यदि आप करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें तो भी आपके पास जो फिगर निकल के आएगी वो आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड की। टोटल एसेट्स में से यदि आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो भी आपके पास जो फिगर निकल के आएगी वो कैपिटल एम्प्लॉयड की निकल के आ जाएगी। और आप कैपिटल एम्प्लॉयड को इस तरह भी जोड़ करके निकाल सकते हैं लायबिलिटी साइड्स में, आपको सिर्फ करंट लायबिलिटीज नहीं जोड़नी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है जो मैंने आपको अभी समझा दिया। उसके बाद नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स यानी कि आपकी कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें से आप अपने डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वगैरह निकाल दीजिए, उसके बाद जो फिगर निकल के आएगी वो नेट फिक्स्ड एसेट्स होगी। तो इन दोनों के रेशियो को हम जब कंपेयर करते हैं, ये इस रेशियो को जो हम निकालते हैं तो उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। दिस रेशियो इम्प्लाइज, ये आपको ये बताता है कि आपका जो क्या फिक्स्ड एसेट्स है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के मुकाबले कितना है, या फिर आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल अपने कंपनी में एम्प्लॉय करके रखा हुआ है उसका कितना हिस्सा नेट फिक्स्ड एसेट्स में लगा हुआ है या फिक्स्ड एसेट्स में लगा हुआ है। क्योंकि कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती कि उसका ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट्स में ब्लॉक होके रहे, और ये भी नहीं चाहती कि फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कम हो, क्योंकि इससे आपके कंपनी के प्रोडक्शन, आपके कंपनी के ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। अगर आपके पास अच्छी मशीनें नहीं हैं, अच्छी बिल्डिंग नहीं है, अच्छे गोदाम नहीं है, अच्छा लैंड एक्विजिशन नहीं है, तो फिर आपकी कंपनी का ग्रोथ हैम्पर हो सकता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना हिस्सा आपने नेट फिक्स्ड एसेट्स में लगा के रखा हुआ है, ये रेशियो आपको ये बताता है। और इससे ये भी पता चलता है कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको पूरा करने की आपके कैपिटल में कितनी ताकत है। यानी कि आपके फिक्स्ड एसेट्स का हिस्सा अगर कैपिटल एम्प्लॉयड से कम है, इसका मतलब आपने फिक्स्ड एसेट्स को और ज़्यादा बोरो करके लाया हुआ है, आपके वो कैपिटल से लाया हुआ नहीं है। और ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी पोजीशन की बात नहीं है। तो ये है दोस्तों फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। तो इसके बाद चलते हैं अगले रेशियो पे। अगला रेशियो है दोस्तों नेट सॉल्वेंसी रेशियो। नेट सॉल्वेंसी रेशियो ये बहुत ही सिंपल सा रेशियो है। ये रेशियो आपका है एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपके पास जितने भी एसेट्स हैं सबको जोड़ के आप तो एक्सटर्नल लायबिलिटी से डिवाइड कीजिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी को डिवाइड कीजिए आपके टोटल एसेट से, तो आपके पास इससे निकल के आता है नेट सॉल्वेंसी रेशियो। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, वो बोलने और रटने में ज़्यादा इजी होता है, वो होता है इक्विटी अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी। क्योंकि डेप्ट प्लस इक्विटी यदि यानी ये टोटल लायबिलिटीज हो गई, एंड टोटल लायबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स। एंड सॉरी, यहाँ मैंने इक्विटी लिखा है, यहाँ डेप्ट्स होगा। डेप्ट्स अपॉन इक्विटी, डेप्ट प्लस इक्विटी, डेप्ट्स अपॉन डेप्ट्स प्लस इक्विटी। सो डेप्ट प्लस इक्विटी हमेशा टोटल एसेट्स होते ही है, और डेप्ट्स यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी, दिस इज सेम। तो इन दोनों तरीके से इस नेट सॉल्वेंसी रेशियो को आप निकाल सकते हैं। और ये आपका ये बताता है कि आपकी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं वो आपके टोटल एसेट्स के मुकाबले कितनी है।
यानी यदि आपको अपनी पूरे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पूरा करना हो, तो क्या आप आपके एसेट्स में उतनी कैपेसिटी है कि नहीं है? दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका और हो सकता है कि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, उसको आपने लायबिलिटी के मुकाबले कितना रखा हुआ है। आपने ला या फिर आपकी लायबिलिटी से रेज़ किया हुआ पैसा आपके एसेट्स में कितना ब्लॉक होके रखा हुआ है। तो ये रेशियो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और टू टोटल एसेट्स रेशियो आपका ये आपको ये बता रहा है कि आपके जो टोटल एसेट्स हैं, वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी से फुलफिल्ड हुए हैं और हुए हैं तो कितने हुए हैं? या फिर आपके टोटल एसेट्स आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को फुलफिल करने में, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पूरा करने में कितने कैपेबल हैं? अगर आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पूरा करने में आपके टोटल एसेट्स पूरी तरह से सक्षम हैं, तो इसका मतलब आपकी कंपनी की सॉल्वेंसी पोज़ीशन अच्छी है। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रेशियो पे। थर्ड रेशियो आज का है दोस्तों कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये बहुत ही टेक्निकल रेशियो है और गियरिंग का वर्ड अक्सर लोग नहीं समझते। तो सबसे पहले समझते हैं गियरिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों गियरिंग ऑफ कैपिटल गियरिंग ऑफ कैपिटल का मतलब है कि आप अपने कैपिटल को रेज़ करने के लिए कितना गियर कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में गियर होता है, गियर को लगने से गाड़ी तेज़ भागने लगती है। उसी तरह कैपिटल को गियर करने से आपका जो कैपिटल है वो तेज़ भागने लगता है। और कैपिटल को गियर करने का तरीका ये है कि आप इक्विटी के अलावा लोन्स वगैरह लीजिए, डेब्ट रेज़ कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल बढ़ जाएगा और आपके कंपनी का ग्रोथ तेज़ हो जाएगा। तो कैपिटल को बढ़ाने का एक गियरिंग करने का एक तरीका होता है कि आप लोन लीजिए और लोनिंग के प्रोसेस को ही गियरिंग कहते हैं। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो आपको ये बताता है कि आपका जो कैपिटल है वो इक्विटी के मुकाबले फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स पे कितना डिपेंडेंट है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लोन, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स मतलब ऐसे लोन्स जिन पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है। जैसे आपके प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल पे आपको एक निश्चित रेट से डिविडेंड देना होता है और इसको इसीलिए इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लोन में काउंट करते हैं। उसके बाद आपके बैंक लोन्स, जो आपके बैंक के लोन्स होते हैं, जिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, वो भी आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लोन आ जाते हैं। आपने कोई एडवांस लेके रखा हुआ है, वो भी जिन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। कोई बॉन्ड रिलीज़ करके रखा हुआ है, जिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना रहता है। कोई आपने डिबेंचर लेके रखा हुआ है, जिस पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट डे पे करना होता है। तो ये सभी फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स में आते हैं और ये सारे ही आपके कैपिटल को बढ़ाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो आपको यही बताता है कि आपका जो कैपिटल है वो इन पे कितना डिपेंडेंट है और इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लोन, जिसको हम लिख देते हैं शॉर्टकट में फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लोन। ये दोस्तों यही है जो याद रखिएगा और इनमें ये सारे इंक्लूड होते हैं। ये जो यहाँ मैंने लिखे थे, ये सारे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लोन में इंक्लूड होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लोन्स। तो ये फ़ॉर्मूला आपको ये बताता है ये फ़ॉर्मूला आपको ये बताता है कि आपका जो कैपिटल है, आपकी जो इक्विटी है, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स पे कितना डिपेंडेंट है या आपके कैपिटल में फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग लोन का कितना हिस्सा है। और गियरिंग ये कभी-कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी-कभी कम भी हो सकता है। अगर आपने ये एफआईबीएल ज़्यादा लेके रखा हुआ है, तो आपका गियरिंग ज़्यादा होगा। अगर आपने एफआईबीएल कम लेके रखा है, तो आपका गियरिंग कम होगा। तो इस रेशियो से हम इस बात को बहुत अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। तो ये था आज का थर्ड रेशियो और इसके बाद चलते हैं हमारे अगले रेशियो पे। आज का चौथा रेशियो है दोस्तों हमारे पास रिज़र्व्स टू कैपिटल रेशियो। ये बहुत ही ईज़ी रेशियो है। इसका सीधा-सा फ़ॉर्मूला है कि आपने अपने बैलेंस शीट्स में कितने के रिज़र्व्स रखे हुए हैं और उसके बदले आपके पास जो शेयर कैपिटल है वो कितना है।
यानी आप अपने शेयर कैपिटल का कितना हिस्सा रिजर्व्स में रखें। रिजर्व एक ऐसा फंड है, एक ऐसा आइटम है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर के किसी रिस्क के लिए, फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए पैसा बचा के रखते हैं। और शेयर कैपिटल आपके कंपनी में लगा हुआ कैपिटल है। रिजर्व्स इकट्ठा होता है आपके प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट से। आप अपने प्रॉफिट्स को बचा बचा के रखते हैं। अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप रिजर्व्स में डालते हैं, जिससे आपका एक अच्छा सा रिजर्व बन के खड़ा हो जाता है। तो आपके शेयर कैपिटल का कितना हिस्सा रिजर्व्स में रखा हुआ है, ये भी आपके सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करने के लिए एक अच्छा रेशियो हो सकता है। जहाँ पे रिजर्व्स आपके ये बता देंगे कि आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन कितनी अच्छी है। यदि आपको फ्यूचर में अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने को हुआ और आपके एसेट्स वगैरह से आपकी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पाया, तो आपने रिजर्व्स को यूज़ करके भी सॉल्वेंसी का सॉल्वेंट पोजीशन अपने आप को दिखा सकते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके रिजर्व ज़्यादा होने से भी आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी होती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है। तो ये रिजर्व्स टू कैपिटल रेशियो भी एक अच्छा रेशियो है, जहाँ से आप सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 4 रेशियोज़, जहाँ पे हमने सॉल्वेंसी रेशियोज़ के ऊपर और बात की और आपको ये बताने की कोशिश की कि आप अपने कंपनी के सॉल्वेंसी पोजीशन को, आपकी कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, इस बात को चेक करने के लिए कौन-कौन से अलग-अलग रेशियोज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट फिक्स्ड लिस्ट। ये कोई हार्डकोर लिस्ट नहीं है। रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जहाँ पे एक एज अ इन्वेस्टर आप खुद अपने टूल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप खुद अपने रेशियोज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने टूल्स बना सकते हैं और चेक करने के लिए, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो रेशियो एनालिसिस में हम जो रेशियोज़ पढ़ते हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज़्ड टूल है। ये में म जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टिंग के एरिया में यूज़ होते हैं, वो सभी स्टैंडर्डाइज़्ड टूल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। चाहे वो इन्वेस्टिंग के एरिया हो, चाहे वो फाइनेंस के एरिया हो, चाहे वो अकाउंटिंग के एरिया हो। वो सभी यहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जब हम आगे अर्निंग्स रेशियो पे जाएँगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल मार्केट में यूज़ होने वाले रेशियोज़ भी कई होते हैं जो इन्वेस्टर लोग यूज़ करते हैं और वो रेशियो एनालिसिस में लिस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने रेशियो एनालिसिस के इस सीरीज़ में उन सभी को कवर करेंगे और एक अच्छा एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए छोड़ के जाएँगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये अच्छा लगा है देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई फीडबैक हो, आपका कोई सजेशन हो, प्लीज़ डू कमेंट। आप हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारे इस काम को पसंद करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।